और चलिए 10 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से आ रही अहम बैठक के साथ, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पुले ने की बैठक। मतदाता सूची के स्पेशल समरी डिवीजन और अन्य व्यवस्थाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों के साथ व्यवस्था की समीक्षा की है। तो बेहद अहम ये खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पुले ने अहम बैठक की है। वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन और बाकी दूसरी चीजों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों ERO के साथ भी उन्होंने अहम बैठक की है। तो बेहद अहम ये खबर है, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि स्पेशल समरी रिवीजन जो मतदाता सूची है उसके लिए लगातार कवायद जारी है। चलिए सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समीर भट्ट। समीर, बेहद अहम ये खबर है, खास तौर पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, उसको लेकर खास कवायद जारी है। इस खबर के ताल्लुक से आपसे डिटेल्स चाहेंगे। और देखिए हिना, आपने सही कहा, एक महत्वपूर्ण और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये, और एक प्रोसेस पंचायत पोल्स और म्यूनिसिपल पोल्स करवाने के लिए जो सरकार जो है वो अब एक कदम और बढ़ गई है। देखिए, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पीके पोले, उन्होंने कल शाम को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली सभी डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से, जो जो इस इलेक्शन कमीशन में जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। और मुद्दा क्या था कि जो समरी रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है, देखिए 6 तारीख तक ये समरी रिवीजन में डिलीशन, अपडेशन, चेंज ऑफ नेम, एडिशन करना जो 18+ है उनका प्रोसेस चलता रहा। उसके लिए जो कैंप्स हैं वो पूरे JNK में लगाए गए, स्पेशल रिवीजन कैंप्स लगाए गए, और हर एक जगह पे जो लोग हैं जो 18+ है उन्होंने एडिशन करा, उनके लिए फॉर्म दस्तयाब थे। किसी को चेंज करना है नेम, किसी को डिलीशन करना है, अपडेशन करना है, या किसी को कोई और चीज़ इश्यूज एड्रेस करने हैं, वो प्रोसेस चलता रहा 6 मई को। और अब 27 मई को फाइनल पब्लिकेशन होगी जो इलेक्टोरल रोल्स की पूरे जम्मू कश्मीर में। फाइनल जो रखा गया वो 27 मई को रखा गया। लेकिन जो जराइक से मालूम हुआ है कि जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने और कुछ मोहलत मांगी है। उन्होंने कहा कि हमें कुछ और टाइम दे दीजिए ताकि हम जो ये स्पेशल रिवीजन कैंप्स हैं, जो स्पेशल रिवीजन प्रोसेस है समरी रिवीजन का, उसको हम पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, उसके लिए और थोड़ा। और इसीलिए जो फाइनल पब्लिकेशन 27 मई को होनी है इलेक्टोरल रोल्स की, हो सकता है कि उसमें और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो पंचायत पोल्स और म्यूनिसिपल पोल्स जम्मू कश्मीर में होने हैं वो नवंबर 10 से लेकर जनवरी 5 तक कंप्लीट करने हैं। गवर्नमेंट की इलेक्शन कमीशन को ये लाजमी बनता है कि वो नवंबर 10 से लेकर 5 जनवरी तक जो पंचायत पोल्स है और म्यूनिसिपल पोल्स यहाँ, क्योंकि उनका मियाद खत्म हो रहा है तो उनको करवाना है। तो इसीलिए जो ये पब्लिकेशन हो रही है, जो ये इलेक्टोरल रोल्स की समरी रिवीजन हो रही है, वो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, उस पर बहुत ज्यादा काम हुआ है। और ऐसा लगता है कि अगर 27 मई को फाइनल पब्लिकेशन होती है तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब अमरनाथ यात्रा खत्म होगी जम्मू कश्मीर में, तो उसके फौरन बाद इलेक्शंस का ऐलान किया जाएगा, म्यूनिसिपल पोल्स का भी और पंचायत पोल्स का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनका ऐलान जो यहाँ पे वो जब अमरनाथ यात्रा खत्म होगी फौरन उसके बाद किया जाएगा, डेट्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। और G20 की जो मीटिंग है इस वक्त यहाँ पे चल रही है, उस पर सारा ध्यान सरकार का है। तो उसको देखते हुए भी, और उसके बाद अमरनाथ यात्रा, उसको जब ये खत्म होगी तो इलेक्शंस का डिक्लेरेशन यहाँ पे होगा। लेकिन उससे पहले सरकार, जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पीके पोले, वो चाहते हैं कि सभी 18+ के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको वोटिंग लिस्ट्स में उनका नाम इंदराज करवाया जाए, उनको दर्ज करवाया जाए। इसी के साथ जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाए। मैं आपको यहाँ पे जोड़ दूं, जो पंचायत पोल्स होने वाले हैं उसके लिए अलग से समरी रिवीजन चल रहे हैं, उनके लिए अलग से इलेक्टोरल समरी रिवीजन कैंप्स लगाए गए हैं जो कि पंचायत हल्काज में
में लगाए गए हैं, वो भी प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तो सरकार जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी तरफ से पूरा तैयार है कि यहाँ पे असेंबली जो म्युनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स करवाने के लिए पूरा तैयार है। उसके बाद कल 24 को जो 2024 में लोकसभा के पोल्स होने वाले हैं, तो उसके लिए भी जो म्युनिसिपल पोल्स के लिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। प्रोसेस जो चल रहा है वही लोकसभा के लिए भी होगा। और उसके बाद ये सबकी नजरें उसी पर टिकी है कि असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल बिल्कुल। समीर आपसे यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर अपने तमाम दर्शकों के लिए, चूंकि अब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अब तमाम चीजों को बहुत आसान बना दिया है। अगर आप कहीं और स्थान पर हैं, कहीं और जगह हैं, वहां से भी अपना वो वोट इजीली कास्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये खुद जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर आप कुछ भी रिवीजन चाहते हैं, अगर आप जो मतदाता सूची है उसमें कुछ भी आपको करेक्शन करना है, कुछ ऐड करना है, तो आप खुद आगे आए। अब बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि आगे जो आने वाला वक्त है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन से भरा नजर आएगा। 2018 में पॉपुलर गवर्नमेंट चली गई थी, लेकिन उससे पहले 2014 में यहाँ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए असेंबली के। तो अब 10 साल होने वाले हैं, 24 में 10 साल होंगे। उसके बाद सिर्फ हमने देखा 19 में इलेक्शन हुए थे, वो जो पोल्स हुए थे लोकसभा के। हालांकि म्युनिसिपल पोल्स भी हुए, पंचायत पोल्स भी हुए, लेकिन सबकी नजरें असेंबली पोल्स पर है। असेंबली पोल्स के लिए हर तरफ से एक गुहार लगाई जा रही है, अपील की जा रही है कि असेंबली पोल्स हो रहे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि अब पंचायत पोल्स, म्युनिसिपल पोल्स, उसके बाद लोकसभा के पोल्स होने वाले हैं, तो सरकार ने कोशिश की है, इलेक्शन कमीशन ने, कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स हो, रिफ्यूजीज हो, वाल्मीकि समाज से जुड़े लोग हो, गुज्जर हो, बकरवाल हो, दूर दराज के इलाकों में देखिए स्पेशल रिवीजन कैंप्स लगाए गए, वो घरों के नजदीक लगाए गए, हर वार्ड में लगाए गए। दूसरा, ऑनलाइन मोड पे रखा गया सभी चीज को कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने कंप्यूटर खोलना है या मोबाइल खोलना है तो आप ऑनलाइन के जरिए भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, अपना इंदराज करवा सकते हैं, और उसके बाद आपको पूरी डिटेलिंग भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सरकार पूरी तरह से कंप्लीट मोड में आना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जो प्रोसेस है इलेक्शन के लिए, जो तैयारी है, वो कंप्लीट किया जाए। इलेक्शन कब करवाना है ये सरकार का कॉल होता है। बिल्कुल। तो अपनी जिम्मेदारी जो है वो हर नागरिक को खुद भी निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। लोगों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। डोडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार की टक्कर में 58 वर्षीय और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। श्रीनगर G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। 22 से लेकर 24 मई के बीच आयोजित होनी है ये अहम बैठक और 100 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। जो अतिथि देश हैं उनको भी खास निमंत्रण इस सिलसिले में भेजा गया है। तो लगातार G20 की मेजबानी के लिए क्या कुछ श्रीनगर में तैयारियां की गई हैं, उस पर हमारी नजर
बनी हुई है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बेहद खास जो है वो इंतजामात किए गए हैं। सबसे अहम ये है कि 100 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं, उसके अलावा अतिथि देश जो हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया है। मई के तीसरे हफ्ते में ये अहम बैठक होना है और अब तक का सबसे अहम इसको माना जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो लाजवाल कुदरती खूबसूरती है, यहाँ की जो दस्तकारी है, यहाँ का फन, यहाँ के कारीगरों के हाथों का खूबसूरत फन, साथ ही साथ यहाँ का जो खास खाना है, तमाम तर तहजीब व सकाफत, उससे रूबरू करवाने की पूरी तैयारी है। और इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास साथी, हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू, साथ ही साथ परवेज भट्ट श्रीनगर से और समीर भट्ट जम्मू से। अपने तीनों साथियों का ब्रेकिंग एट 10 में हम बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि जम्मू कश्मीर तैयार है G20 के तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए। सीधे रुख करना चाहेंगे परवेज का। परवेज, बहुत खास नजर आ रहा है वहां पर तैयारियों का, जिस तरह से आप जायजा ले रहे हैं। अब बिल्कुल है ना, सबसे पहले मैं तस्वीरों में आपको सीधे यहाँ की तैयारियां और यहाँ पे जो जोश खरोश है वही दिखाता हूँ। सीधे ये हॉट एयर बलून है, G20 जो समिट, टूरिज्म समिट यहाँ पे होने जा रहा है, उसका पार्ट है ये। अब से कुछ देर में है, उसको हवा में छोड़ दिया जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें टूरिज्म रिलेटेड, क्योंकि ये समिट हो रहा है तो टूरिज्म रिलेटेड काफी सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। जिस जिस चीज में टूरिज्म का पोटेंशियल यहाँ पे बनता है उसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। यहाँ पे आप विजुअल्स में देख सकते हो, यहाँ पे एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन भी अब से कुछ देर में जो है वो होने जा रहा है। यहाँ पे साइकिल मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो बच्चे आए हैं यहाँ पे साइकिलिंग करने के लिए, और साथ में इसके बाद जो है वो ट्रैकिंग का भी इनेकाद यहाँ पे किया जाएगा। कुछ बच्चों से भी बात करते हैं। आप नाम बताइए अपना और बताइए कितना एक्साइटेड है आप G20 साइकिलिंग इवेंट में? मेरा नाम मोहम्मद राहीन है। मैं लीजेंड स्कूल से हूँ और हम यहाँ पे G20 के हवाले से इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने आए हैं। जैसे कि साइकिलिंग हो रही है यहाँ पे और हॉट एयर बैलून लॉन्च हो रहा है, ट्रैकिंग हो रही है। हमें काफी अच्छा लग रहा है पार्टिसिपेट करते हुए। आप नाम बताइए और बताइए कितना एक्साइटेड है हम, ये G20 इवेंट यहाँ पे हो रहा है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मेरा नाम तासीम हुसैन भट्ट है, मैं लीजेंड स्कूल से हूँ और यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है 2023 G20, इसमें बहुत एक्साइटेड है हम। यहाँ पर हॉट एयर बैलून भी लॉन्च कर रहे हैं तो, और ट्रैकिंग हो रही है, साइकिलिंग हो रही है। मैंने पर्सनली साइकिलिंग चुना है तो साइकिलिंग मेरे को अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ की यूथ के लिए कितना अच्छा है ऐसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होना? ऐसे इवेंट्स होना, यहाँ पर ऐसे इवेंट्स होते नहीं है मगर होने चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्या कहते हैं एनकरेजमेंट मिलती है और नेचर को देखने का मौका मिलता है, और ऐसे इवेंट से फिजिकली फिट रहते हैं। ऐसे इवेंट होनी चाहिए। बिल्कुल हिना, ये थोड़ा हमने यहाँ बच्चों के साथ भी बात की और तस्वीरों में आपके दिखाएंगे। पीछे अभी जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो फंक्शन है वो भी जारी है। यहाँ पे जो सेक्रेटरी टूरिज्म है जो कि सारी इन चीजों का यहाँ पे इनाकाद करा रहे हैं, वो भी इस मजलिस में आए हुए हैं। यहाँ पे अब से कुछ देर बाद ही जो है ये हॉट एयर बलून जो है ये यहाँ पे हवा में छोड़ दिया जाएगा। परवेज, ये तस्वीरें लगातार बेहद खुशाइंद कश्मीर की हैं और ये पूरी दुनिया तक पहुंच रही है। शैलेंद्र वांगू का रुख करना चाहेंगे। शैलेंद्र, अगर इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना अहम इस G20 की बैठक को माना जा रहा है, खास तौर पर कश्मीर के लिए, जम्मू के लिए? तो शैलेंद्र वांगू से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। समीर भट्ट, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स का इनेकाद होना, एक सही तस्वीर जो है वो पूरी दुनिया के सामने पहुंचे। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए G20 की जो मीटिंग है और उससे पहले जो मीटिंगों का दौर चल रहा है Y20 के जरिए और बाकी जो मीटिंग्स चल रही हैं, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है। डेवलपमेंट के सारे, जैसे टूरिज्म को प्रमोशन हो, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हो या बाकी जितनी चीज़ें, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में जो एक छवि बनाने की कोशिश हमारे हमसाए मुल्क की तरफ से की जाती है और उन लोगों की तरफ से जो हमारे देश के दुश्मन हैं, वो पूरे कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। जब भी कोई
मौका उनको मिलता है कि जम्मू कश्मीर के बारे में वो प्रचार करते हैं, उसको डिफीट करने के लिए इससे भी बड़ा मौका कोई नहीं होगा। जब ये 100 डेलीगेट्स यहाँ पे आएंगे, ऑफिशियल्स, बड़े बड़े टॉप लेवल के लोग आएंगे और यहाँ पे खुद देखेंगे, विजिट करेंगे हर जगह पे, यहाँ पे उनको खुद एहसास होगा कि जो कोशिश की जाती है छवि बिगाड़ने की जम्मू कश्मीर की और पूरे देश की, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उनको जब साइड सीन्स के जरिए जगह जगह पे लिया जाएगा, उनको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपना काम कर रहा है, यहाँ पे अपना उसको लिबर्टी है और सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को डेवलपमेंट, उन तक डेवलपमेंट, उनके तरक्याती काम पहुंचाने की, उनको बेसिक एमिनिटीज देने की और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को पुश अप करने की। तो उससे जाहिर तौर पर जो एक नैरेटिव, एक इविल नैरेटिव, एक नेगेटिव नैरेटिव को बिल्डअप करने की जो कोशिश लगातार की गई है कई सालों से, उसको डिफीट किया जाएगा, उसको शिकस्त दी जाएगी उस नैरेटिव को, और एक नया नैरेटिव जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें पीस है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें लोगों को अपना अधिकार और अपने राइट्स को अच्छी तरह से चलाने की बात है। तो ये सारी चीजें जब वो G20 की मीटिंग में यहाँ पे आएंगे, जब वो देखेंगे, परखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बात करेंगे लोगों से, इंटरेक्ट करेंगे लोगों से, तो जाहिर तौर पर जो एक नेगेटिव नैरेटिव है उसको खुद ही शिकस्त मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल समीर, बेहद अच्छी तरह से आपने समझाया है कि कितना जरूरी हो गया है इस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मुनक्किद होना। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ हैं, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पर जो तस्वीर जम्मू कश्मीर की पहुंचनी चाहिए, इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता है, खास तौर पर जिस तरह से आपने पहले बताया था कि मीडिया कम्युनिटी को खास यहां पर इनविटेशन दिया गया है, खास उनको दावत दी गई है, कहीं ना कहीं बेहद अहम मौका है ये। बिल्कुल हिना, जाहिर तौर पर यह बहुत अहम मौका है। एक तरफ जहां पूरे देश में G20 से जुड़ी बैठकें हो रही हैं, लेकिन कश्मीर में जो बैठक होने वाली है, ये एक ऐसा मौका है जहां पर कश्मीर की सही तस्वीर को पूरी दुनिया के सामने शोकेस किया जा सकता है। तो ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 100 के आसपास जो डेलीगेट्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। G20 कंट्रीज के, ना सिर्फ G20 कंट्रीज बल्कि इसमें कुछ कंट्रीज को किया गया है, भेजा गया है, जिसमें 9 कंट्रीज है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। ये अहम बात यह है कि न सिर्फ G20 कंट्रीज बल्कि वो जो कि G20 के सदस्य कंट्रीज नहीं है, उनको भी इन्वाइट किया गया है, और इसमें से 5 वो कंट्रीज हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं। UAE, जिस तरह हम जानते हैं कि UAE की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में, मॉल में भी वहां पे इन्वेस्ट किया गया है और भी प्रोजेक्ट्स वहां पर आ रहे हैं। तो ये ऐसा मौका होगा कि न सिर्फ इस मीटिंग के लिए, लेकिन मीटिंग के लिहाज से जम्मू कश्मीर के सीनिक जो प्लेसेस हैं या वहां का कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, खाना है, उन सबको शोकेस किया जाएगा और सही तस्वीर, जैसे अमीर बता रहे थे, लगातार कोशिश की जाती रही हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से कि कश्मीर की गलत तस्वीर दुनिया के सामने रखे, और वहीं हमने ये भी देखा है कि बहुत बार वेस्टर्न मीडिया भी कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने नहीं रखता है। तो ऐसे में 50 से ज्यादा जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी इस बार इस इवेंट के लिए ले जाया जा रहा है। तो उनको भी दिखाया जाएगा कि असल हालात किस तरह के हैं कश्मीर में, और जो सही तस्वीर है वो रखी जाएगी पूरी दुनिया के साथ। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, और सीधे रुक करना चाहेंगे परवेज का। परवेज, इस वक्त की सही तस्वीर आपसे बेहतर कोई नहीं दिखा सकता है। बिल्कुल है ना। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे सेक्रेटरी टूरिज्म है आबिद रशीद साहब, इनसे हम बात करेंगे। आबिद साहब, क्या क्या इवेंट्स लाइंड अप है? G20 समिट यहाँ पे होने जा रहा है और काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये समिट टूरिज्म के हवाले से। देखिए, G20 का लास्ट वीक ऑफ मई में, यू आर अवेयर द 3rd टूरिज्म वर्किंग ग्रुप of our G20 presidency of the country is happening in Kashmir in the last week of May. तो as a prelude to that, हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इसमें जुटे हुए हैं कि किस तरह से इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। इन दैट बैकड्रॉप आज एडवेंचर टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इट्स वन ऑफ द थीम्स ऑफ
J&K tourism in the working group. So we have started a hot air balloon here, which is an added attraction to the tourism sector of Jammu and Kashmir. इसी तरह से साइक्लोथॉन स्टार्ट की है. आपने देखा कि छोटे बच्चों की एज इन ए पब्लिक पार्टिसिपेटरी मैनर लोगों का बहुत इसमें G20 इवेंट में हमने देखा है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं. आज देखा आपने कि स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कितना ज़्यादा खुशी के साथ, खुशी की एक लहर झूम रही है इन बच्चों के लिए जिनको ये प्रॉब्ली फर्स्ट एक्सपोजर है. इसी तरह से साइक्लोथॉन इवेंट्स, हॉट एयर बलून्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मुझे लगता है कि ये इट विल बी ए ग्रैंड सक्सेस और G20 की वजह से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को एक बहुत बढ़ावा मिलेगा और ग्लोबल स्केल पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे tourism of Jammu and Kashmir will be promoted and projected in the right perspective. इंटरनेशनल फॉरेन टूरिज्म रिवाइवल हो सकता है. इससे एक मैसेज जाएगा जब यहाँ से एम्बेसडर्स यहाँ के हालात वगैरह वापस जाके देखेंगे और वहाँ पे बयान करेंगे. मेरा ये मानना है कि जो डेलीगेट्स, जो हमारे डेलीगेट्स, नेशनल डेलीगेट्स और इंटरनेशनल डेलीगेट्स खासतौर पर जम्मू कश्मीर आएंगे, they will be our ambassadors. They will be the ambassadors for Jammu Kashmir, brand Jammu Kashmir. They will be the ambassadors for Jammu Kashmir tourism. और उसकी वजह से यहाँ की लोकल इकोनॉमी को, लोगों को, टूरिज्म ट्रेड से जुड़े हुए डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाखों लोग हैं, तो उनको बहुत फायदा होगा. द लोकल कम्युनिटी, द सोसाइटी हियर इन जम्मू एंड कश्मीर विल बेनिफिट ह्यूजली बिकॉज ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट विच इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. इस स्केल का 1947 से इस इंटरनेशनल और ग्लोबल स्केल का कोई इवेंट हमारे यहाँ हो रहा है. तो हम सब इसमें we are very eagerly waiting to welcome all the delegates, G20 delegates with our open hearts, warmth and affection and hospitality that Jammu and Kashmir is very famous for. परवेज इनसे ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के जो समिट्स का इनेकाद है वो होते रहना चाहिए? चलिए इस वक्त काफी जी जो सेक्रेटरी टूरिज्म है वो मसरूफ है इस टाइम और बलून का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं. यहाँ पे बलून को छोड़ने जा रहे हैं. हाँ, हमने इससे पहले भी इनसे बात की थी तो साफ तौर पे इनका कहना है कि ये 1947 से जो है वो पहली बार इस नवियत का एक इंटरनेशनल इवेंट यहाँ पे हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में ऐसे इवेंट्स लगातार यहाँ पे होते रहेंगे. जैसा कि अभी भी अगर हम देखें G20 के साथ साथ जो अभी Y20 का भी कल कॉन्फ्रेंस हुआ, यहाँ पे समिट हुआ, वो भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है. क्लाइमेट चेंज के हवाले से उसमें बात हुई. आज अब जो 22 मई से जो G20 का समिट होगा उसमें टूरिज्म के हवाले से बात होगी. टूरिज्म क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको पता है कि टूरिज्म सेक्टर से काफी लोग वाबस्ता है. तो ये तस्वीरें श्रीनगर से तो हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा ही रहे हैं. खासकर इस इवेंट के कितने मायने हैं वो भी हम अपने तमाम तर साथियों से समझने की कोशिश कर रहे हैं. और यहां पर अपने तीनों साथियों का, शैलेंद्र वांगू, समीर भट्ट और परवेज भट्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मौजू पर तमाम तर जानकारी देने के लिए. फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. और ब्रेकिंग एट 10 में इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दे. रूबिया सईद अपहरण मामले के ताल्लुक से आज जम्मू की विशेष टाडा अदालत में सुनवाई होना है. यासीन मलिक इस मामले का मुख्य आरोपी है. आपको बताएं कि अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:30 बजे से ये सुनवाई शुरू होना है. तो बेहद अहम खबर, रूबिया सईद अपहरण मामला आज जम्मू की स्पेशल टाडा कोर्ट में सुनवाई होना है. अब से कुछ ही देर बाद ये सुनवाई होना है. सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल. मनोज जी, बेहद अहम खबर, डिटेल्स चाहेंगे? देखिए ना, ये जो 1989 का मामला है जब रूबिया सईद को किडनैप किया गया था, उस वक्त JK अलग की जानिब से, और उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. और उन्होंने जब अब्डक्शन किया तो उसके बाद उन्होंने डिमांड की थी कि कुछ मिलिटेंट्स को रिहा किया जाए, जिसके बाद कुछ मिलिटेंट रिहा किए गए. और उसके बाद ये जो केस है कोर्ट में आया और जुलाई 2022 में जब कोर्ट की हियरिंग हुई तो रूबिया सईद ने यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया था. उसका ये कहना था कि यासीन मलिक को मैं जानती हूँ, ये उन लोगों में शामिल था जिन्होंने उसे अगवा किया था. तो उसके बाद से लगातार कोर्ट में पेशी चल रही है और आज भी अभी अब से कुछ मिनट बाद ही 10:30 बजे बताया गया है कि 10:30 बजे ये कोर्ट की हियरिंग शुरू हो जाएगी. और मैं आपको बता दूं कि यासीन मलिक जो कि एक टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, वो वर्चुअल मोड से इस केस में जो शामिल होते हैं वो हियरिंग में शामिल होते हैं. और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि यासीन मलिक वर्चुअल मोड से ही इस में शामिल होंगे. हालांकि उसने पहले कुछ महीने पहले एक ये अर्जदाश्त दी थी कि उसे यहाँ जेल में फिजिकली प्रेजेंट होने की इजाजत दी जाए, लेकिन अथॉरिटीज ने ये कहा था कि क्योंकि
वो केस में बंद है और उसकी सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है, इसलिए उसे वर्चुअल मोड से ही इस हियरिंग में शामिल होने की इजाजत दी जाए। तो फिलहाल आज एक बार फिर इस केस की हियरिंग होगी और अब ये देखना होगा कि कोर्ट आज किस तरह का उसमें कौन सी किस तरह की कार्रवाई कोर्ट में होती है और क्या आदेश आते हैं। बिल्कुल मनोज जी, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, सुरंगकूट पुलिस ने शुरू किया अनाउंसमेंट, लावारिस पड़ी किसी भी वस्तु को हरगिज न छुआ जाए। खास तौर तो सुरंगकूट पुलिस ने ये ऐलान किया है कि लावारिस पड़ी किसी भी वस्तु को ना छुआ जाए। जैसे ही इस तरह की कोई संदिग्ध चीज नजर आती है उसकी तुरंत सूचना जो है वो पुलिस को दी जाए। दरअसल जिले में आतंकी हमलों के चलते पुलिस ने ये एहतियात बरती है। तो सुरंगकूट पुलिस ने बेहद अहम ये ऐलान आज सुबह से सुरंगकूट पुलिस कर रही है कि किसी भी लावारिस पड़ी वस्तु को हरगिज ना छुआ जाए। कोई भी संदिग्ध चीज अगर दिखाई देती है इसकी इत्तला जो है तुरंत पुलिस को दी जाए। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी हमलों के पेश नजर पुलिस पूरी तरह से, सिक्योरिटी दस्ते पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और उसी सिलसिले में अब आम लोगों से भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। अहम खबर, सुरंगकूट पुलिस ने आज से ये कवायद शुरू की है। अनाउंसमेंट बाकायदा किया जा रहा है, लोगों को बाखबर किया जा रहा है कि किसी भी तरह की लावारिस पड़ी वस्तु को हरगिज न छुआ जाए और ये खुद आम लोगों की सिक्योरिटी के लिए है, उन्हीं की हिफाजत के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इस तरह की कोई भी संदिग्ध चीज अगर नजर आती है या संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को देने की अपील लगातार सुरंगकूट पुलिस की ओर से की जा रही है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी हमलों के चलते पुलिस खासी चौकस नजर आ रही है, अलर्ट मोड पर नजर आ रही है और उसी कवायद के सिलसिले में ये अहम ऐलान आज सुबह से यहां पर किया जा रहा है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी मुनीश शर्मा का। मुनीश, बेहद अहम ये खबर है, आपसे तफसीलात चाहेंगे और खास तौर पर ये जानना चाहेंगे पुलिस ने ये अनाउंसमेंट, ये ऐलान कब किया है? ये है ना, आज सुबह जो है ऐलान शुरू किया गया पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में। इससे पहले आपको बता देंगे मेंढर में भी इस तरह की अनाउंसमेंट हो चुकी है और जिस तरह की आने वाले दिनों में जो है G20 की बैठक होने वाली है और पाकिस्तान के जो हालात हैं और नियंत्रण रेखा के उस पार से लगातार जो है कोशिशें की जा रही है घुसपैठ की, और जो आतंकी और उनके समर्थक यहाँ जम्मू कश्मीर में बैठे या पुंछ जिले में बैठे तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे दें, इसको देखते हुए जो सुरक्षा बल काफी सतर्क है और प्रशासन की तरफ से भी काफी जो है चौकसी बरती जा रही है। उसी को देखते हुए सुरनकोट पुलिस की तरफ से आज ये अनाउंसमेंट शुरू की गई है कि जो लावारिस वस्तुएं, खास करके खिलौने हैं, परफ्यूम की डिब्बी है या इस तरह के कोई ऐसे जो पैक हैं जो कि काफी खूबसूरत देखने में लगते हैं और जो लोग उनको जो आकर्षित होकर उनको उठा लेते हैं, तो ये हिदायतें दी जा रही हैं कि उनको ना छुएं और अगर ऐसी कोई वस्तु मिलती है लावारिस वस्तु तो उसके बारे में फौरन पुलिस को इत्तला की जाए, क्योंकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो किसी न किसी तरह से यहाँ के अमन चैन में खलल डालने के हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के हैं। और इस सब को देखते हुए, क्योंकि पहले भी आतंकवाद के दौर में इस तरह की घटनाएं पेश आती रही हैं कि अनजाने में लोगों ने किसी वस्तु को छुआ तो वो उसमें बम या आईडी रहता रहा और जिससे काफी नुकसान होता रहा है। तो इसको देखते हुए अब किसी तरह का जो ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाई कर रही है और सुरनकोट के मुख्य बाजार में, बस अड्डे पे, जो सार्वजनिक स्थान है वहां पर इस तरह की अनाउंसमेंट करवाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो किसी लावारिस वस्तु को न छूएं। जी मुनीश, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर अलर्ट मोड पर है पुलिस और ये खुद वहां के जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है?
जी बिल्कुल, अलर्टनेस पूरी है। एलओसी पर भी सेना चौकस है और उसके बाद पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह चौकस है और अपने अपने क्षेत्रों में जो है लगातार तलाशी अभियान है या नाके लगाने हैं या उसके बाद जो है अलग से गश्त करनी है, ये सब जहाँ किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं पेश न आए उसके लिए काफी जो है सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा बल अपने इस काम को अंजाम दे रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी रहे ताकि लोग जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आतंकियों के मंसूबे कामयाब हो जाएं। जी मुनीश, और लगातार अब हम आपसे आगे भी तस्वीरों के जरिए ये तमाम तर चीजें अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का वो यहां पर उद्घाटन करेंगे। आबिए गुजर में पुनर्निर्मित शिव मंदिर का उद्घाटन करेंगे। एसएमसी पार्क के करीब है ये शिव मंदिर। तो एलजी मनोज सिन्हा आज पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का दौरा करने वाले हैं और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसका वो उद्घाटन करेंगे। आबिए गुजर में शिव मंदिर का भी वो उद्घाटन करेंगे। इसकी तज़ीन नौ की गई है, इसको सजाया संवारा गया है और एसएमसी पार्किंग के करीब है ये शिव मंदिर। यहाँ पर भी आज वो खास तौर पर दर्शन करने वाले हैं। तो बेहद अहम ये खबर है और एलजी मनोज सिन्हा का आज का ये जो दौरा है खास तौर पर पोलो व्यू मार्केट का, इस पर लगातार हम अपडेट ले रहे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रईस पांगरे का। रईस, तस्वीरों के जरिए हम जरूर ये समझना चाहेंगे पोलो व्यू मार्केट जो लगातार सुर्खियों में रहा है, तो क्या कुछ खास आज यहाँ पर रहने वाला है? एलजी मनोज सिन्हा दौरा करने वाले हैं, कितनी देर में वो यहाँ तक पहुंचेंगे, इसके ताल्लुक से भी जानकारी चाहेंगे। जी हाँ बिल्कुल, अभी हम मौजूद है पोलो व्यू मार्केट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुल्हन की तरह इस मार्केट को सजाया गया है। अब से लगभग 11 बजे के आसपास जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी यहाँ पे आएंगे और स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट्स है उनका वो यहाँ पे जो है वो उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मार्केट जो है वो काफ़ी सजा हुआ है और यहाँ पे जो हमारे सामने आप बिल्कुल बोर्ड देख रहे हैं कि इस पर भी लिखा हुआ है कि ये इस नवियत का पहला मार्केट यहाँ पे है। और बिल्कुल हमारे सामने जो है वो मनोज सिन्हा जी अभी अब से कुछ देर बाद आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे इनॉग्रेशन होगी। और पूरा अगर हमने देखे तो इस मार्केट को सजाया गया है, यहाँ पे ग्रीनरी का भी ख्याल रखा गया है। इसके साथ साथ जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए स्पेशल चेयर्स जो है वो चेयर रखे गए हैं। और कुल मिला के अगर हम देखें तो ये मार्केट जो है वो सजाया गया है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं। और जिस तरह से शहर में ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जो है शहर की जो सूरत है उसको बदल रहे हैं। श्रीनगर का लुक जो है वो टोटली चेंज हो रहा है। कुछ समय पहले अगर यहाँ पे कोई इस मार्केट में आया होगा अब से लगभग 3-4 महीने पहले, तो आज अगर वो इस मार्केट को देखेगा तो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल जिस तरह से आप हमारे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मनोज सिन्हा जी जो है अब से कुछ देर बाद लगभग 11 बजे के आसपास वो यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का इनाग्रेशन करेंगे और उसके बाद जो है उनकी यहाँ पे स्पीच भी होगी। जो यहाँ के दुकानदार है, हमारी उनसे बात हुई, काफी खुश हैं और कुल मिला के यहाँ पे लोगों में एक जोश जो है वो नजर आ रहे हैं। लोग जो है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं इन डेवलपमेंट प्रोजेक्टों से। जी रईस पांगरे, शिव मंदिर का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं, इसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, इसके बाद वो जो है वो शिव मंदिर का भी उद्घाटन करने वाले हैं। जो उसको जो रिनोवेटेड यहाँ पे आबी गुजर में शिव टेम्पल है उसका वो इनाग्रेशन करेंगे और उसके यहाँ के बाद वो वहाँ पे भी जाएंगे। और कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लाल चौक की सूरत जो शेप है, जो सूरत है वो बदल रही है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जिस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं तो लोग यहाँ पे खुश है। और जिस तरह की ये डेवलपमेंट हो रही है, अब G20 इवेंट भी यहाँ पे जो है आने वाले दिनों में होगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ओवरऑल जो श्रीनगर सिटी है यहाँ एक इसको जो है वो रईस तस्वीरों के जरिए भी हम दर्शकों तक ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पोलो व्यू मार्केट का व्यू बदल रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेशल जो है वो चेयर्स लगाई गई है। इसके साथ साथ म्यूजिक का भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे म्यूजिक प्रोग्राम भी रखे गए हैं। दुकानों पे आप देख सकते हैं जो ग्रीनरी है उसका खास ख्याल रखा गया है। जो यहाँ के चिनार है जिनकी अपनी एक तवारीख है उन पे जो है उन्हें वैसे का वैसे रहने दिया गया है और पूरा ग्रीन जो है ये मार्केट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इस पे जो टाइल्स है वो इम्पोर्टेड टाइल्स लगाई गई है और इसी तर्ज पे जो श्रीनगर के दूसरे मार्केट है उनको भी जो है वो बनाने की बात हो रही है। कुल मिला के अगर हम देखें तो
ये मार्केट जो है पिछले लगभग 1 साल से इस पे जो है वो काम चल रहा था। जो दुकानदार है वो खुश नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि VIP सीट्स का यहाँ पे जो है वो इंतज़ाम रखा गया है। इसके साथ साथ जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो इस मार्केट में जो है वो लोग पैदल चलेंगे, इसमें गाड़ियाँ एंटर नहीं होंगी। इसके साथ साथ वायर फ्री मार्केट ये पहला होगा श्रीनगर सिटी का। तो जिस तरह से ये मार्केट डेवलप हुआ है तो आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं कि जो दूसरे मार्केट है वो भी इसी तर्ज पे जो है वो डेवलप किए जाएंगे और यहाँ पे जो है श्रीनगर की जो शक्ल सूरत है वो बदल रही है और जिस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं उसके बाद श्रीनगर जो है एक डिफरेंट सिटी जो है वो नजर आ रही है। जी रईस, वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका रिएक्शन भी जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि इस तब्दीली के बाद वो कितने खुश नजर आ रहे हैं, अगर वहां पर किसी से बात हो पाए। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ऑफिशियल्स है और लोगों को जो है वो अभी लोग जो है वो उस तरह से अंदर नहीं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो लोगों को जो है छोड़ा जा रहा है, पहले पूरा चेक किया जा रहा है। तो यही वजह है कि ज़्यादातर ऑफिशियल्स ही अंदर जो है वो नज़र आ रहे हैं और लोग जो है वो धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे साइड से आ रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मीडिया और ख़ास जो VIPs है उनके लिए रखा गया है। तो यही वजह है कि आसपास जो यहाँ पे है खाली ऑफिशियल्स नज़र आ रहे हैं और जो लोग हैं बिल्कुल जिनसे बात करना रईस, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही वहां पर LG मनोज सिन्हा दौरा करेंगे वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका। और ब्रेकिंग एट 10 में अब अगली खबर है शिमला नगर निगम को लेकर, जहां नया मेयर अगले हफ्ते मिल सकता है। इसके लिए सबसे बड़े दावेदार सुरेंद्र चौहान को माना जा रहा है। हालांकि डिप्टी मेयर के पद के लिए कई दावेदार हैं, लेकिन शिमला को इस बार महिला डिप्टी मेयर मिल सकती है। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो है भाजपा सरकार के समय डीलिमिटेशन को अदालत में चुनौती देने वाली सिम्मी नंदा का नाम। तो लगातार ये एक और बेहद अहम खबर जिस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर शिमला नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के नाम को लेकर कई मंथन जारी है। मेयर की अगर बात करें तो सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसी तरह से डिप्टी मेयर के लिए इस बार जो नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है सिम्मी नंदा का। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, लगातार इस अहम खबर पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेहद अहम हो जाता है और कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि महिलाओं की भागीदारी होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में ये जो कई नाम हैं ये भी सामने आ रहे हैं। सिम्मी नंदा का नाम सबसे आगे चल रहा है डिप्टी मेयर के लिए। बिल्कुल ही ना, मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अब लगभग तस्वीर साफ होती जा रही है जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है। और 14 तारीख को कांग्रेस के सभी काउंसलर की बैठक नगर निगम शिमला के चुनावों में जो जीत कर आए हैं उनकी होने वाली है। इसके बाद 15 तारीख को नामों की घोषणा होगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मेयर पद के लिए सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर के लिए सिम्मी नंदा के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और मुख्यमंत्री कल अपने दौरे के बाद शिमला पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनका स्वागत करने के लिए सुरेंद्र चौहान वहां मौजूद थे। इसके अलावा सिम्मी नंदा वहां मौजूद थी। तो ये अब अटकलें तेज हैं कि सिम्मी नंदा का नाम सबसे आगे चला हुआ है और सुरेंद्र चौहान का नाम भी लगभग फाइनल समझा जा रहा है। हालांकि कई राजनीतिक चर्चा इस बीच हुई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई कि महिलाएं बड़ी संख्या में इस बार नगर निगम शिमला के चुनावों में पार्षद के रूप में चुनकर आई हैं, तो ऐसे में एक पद महिलाओं को मिलना चाहिए मेयर या डिप्टी मेयर में से। तो डिप्टी मेयर के लिए उनकी तरफ से बात कही गई थी कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखेंगी कि डिप्टी मेयर का पद किसी महिला को मिलना चाहिए। उसके बाद फिर सिम्मी नंदा का नाम सामने आया। हालांकि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह के भी करीबी माने जाते हैं सिम्मी नंदा का परिवार। तो दोनों तरफ समीकरण है और राजनीतिक अगर परिदृश्य को हम समझें तो एक कोशिश रहती है कि ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों तरफ सुटेबल रहे, राजनीतिक जो समीकरण है उनमें फिट बैठता हो। तो ऐसे में सिम्मी नंदा का नाम
वर्तमान की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें फिट बैठता दिख रहा है। महिला भी हैं और एक कैटेगरी को साथ लेकर चलने की कोशिश रहती है अब हर राजनीतिक दल की तरफ से, तो वो क्वालिफिकेशन भी वो पूरी करती हैं। लंबे समय से पार्षद वो रही हैं, पिछली बार भी वो पार्षद रही थी। और जो डिलिमिटेशन का मुद्दा, जो जब भाजपा सरकार की तरफ से डिलिमिटेशन का प्रस्ताव लाया गया था, वार्डों की संख्या 34 से 41 की गई थी, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई थी। हाई कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक वो इस पूरे मुद्दे पर पहुंची थी और चुनाव डिले भी हुए थे। तो अब लग रहा है कि उनकी मेहनत का नतीजा उनको मिल सकता है और सिमी नंदा को डिप्टी मेयर बनाया जा सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में ज़रूर उनका नाम चर्चा में है, सबसे आगे उनका नाम है। और मेयर के लिए सुरेंद्र चौहान जो छोटा शिमला से काउंसलर हैं, कई बार लंबा अनुभव उनके पास है नगर निगम शिमला का। अब तो ऐसे में उनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है और अब 15 तारीख को अंतिम घोषणा होगी, आधिकारिक रूप से घोषणा होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने बताया है। जी बिल्कुल राजेंद्र, ये तो रही बात के किन नामों पर चर्चा की जा रही है, लगातार उस पर मंथन जारी है। राजेंद्र, आपसे ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक पोस्ट नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। खास तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक ऐसा वक्त है जब उसको आगे आने वाले जो चुनाव हैं उनको भी ध्यान में रखना है और यहीं से कहीं ना कहीं एक जो नींव रखी जाएगी उनके कामों की, उस पर भी जनता की नजर रहेगी। किस तरह से देखेंगे आप इस चीज को? बिल्कुल, लोकसभा चुनाव इसके बाद अब तुरंत आने वाले हैं और ऐसे में शिमला की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी भाजपा के सिटिंग सांसद शिमला से हैं, सुरेंद्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुरेश कश्यप, और कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी कि इस सीट का जीता जाए और शिमला शहर और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ से एक बड़ी लीड अगर कांग्रेस लेकर जाती है तो फिर उम्मीद लगाई जा सकती है कि कांग्रेस शिमला सीट पर भाजपा को हरा सकती है या फिर एक टफ फाइट दे सकती है। तो ऐसे में लोकसभा चुनावों को देखते हुए भी नगर निगम शिमला में कांग्रेस का तरफ से सही प्रतिनिधित्व दिया जाना ज़रूरी है और एक कोशिश, क्योंकि इम्पैक्ट रहता है कि मेयर कहाँ से मूलतः संबंध रखते हैं, डिप्टी मेयर कहाँ से संबंध रखते हैं, इस प्रकार के इम्पैक्ट भी रहता है, उसको भी भुनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से रहेगी। और क्योंकि शिमला शहर है और करीब सीधे तौर पर 3 विधानसभा क्षेत्रों को नगर निगम शिमला प्रभावित करता है, 3 विधानसभा क्षेत्रों के एरिया नगर निगम शिमला में है। तो ऐसे में इनमें भी डेवलपमेंटल काम किस तरह से आगे लिया जाएगा और क्या कुछ भविष्य की राजनीति रहेगी, क्योंकि नगर निगम शिमला पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। बिल्कुल राजेंद्र, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार तफसीलात अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार है 10 मिनट में 50 खबरें।